morning, students. Once again, you are welcome in political science class. As you know that we have discussed in previous classes what is the concept of federalism, how federalism is practiced in India. In today's lecture, we will find out, we will discover how can you say that, what are the criterias, after which extent you can say that India is a federal structure. We are following the principle of federalism. So in today's lecture, we will understand by the help of this note how can you say that and what makes India a federal country. So today's lecture is based on the topic what makes India a federal country. Okay, so let's start. Here we go. Despite being diverse cultural, linguistic and religious differences, India is a federal country. स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम है कि इंडिया में बहुत सारा डाइवर्सिटी है. हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को हम जानते हैं. साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया तक हम लोगों का खान पान, रहन सहन, म्यूजिक, डांस, फोक्स स्टाइल, ड्रेसअप, क्यूजिन, everything is different. Everything is different because we are a country of diverse cultural groups. We have different linguistic groups, and in next lecture I will tell you that most of the states of India are enjoying different kinds of powers due to their linguistic differences. The formation of the state is based on linguistic groups. We will talk about this very thing, linguistic background, and why the states have been formed on the basis of language. कहने का मेरा ये मतलब है कि इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टेट, लगभग सभी राज्यों को, कुछ राज्यों को छोड़ करके सभी राज्यों का जो निर्माण है, जो उनका क्रिएशन है, उनके भाषा के आधार पर किया गया. इंडिया के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. 22 भाषाएं कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड हैं. मैं इस पर चर्चा करूंगा विस्तारपूर्वक, इसलिए भी इसको मैं लीव कर रहा हूँ, आगे बढ़ा. डिस्पाइट बीइंग डाइवर्स कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डिफरेंसेस, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री. हम लोग इतने वास्ट कंट्री होने के बावजूद भी एक बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक कंट्री का गौरव प्राप्त किए हुए हैं. ये बहुत बड़ी बात है. आइए कैसे और क्यों, क्या इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड टू टायर मीन्स लेवल, मतलब डिफरेंट लेवल, डिफरेंट स्तर के जो गवर्नमेंट है. कॉन्स्टिट्यूशन का जिस समय क्रिएशन हुआ, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन को मेक किया गया, बनाया गया, उस समय हमारे देश के अंदर सेंट्रल और स्टेट दो ही लेवल की गवर्नमेंट थी. सेंट्रल को हम यूनियन भी कहते हैं, तो इसको कभी आप मतलब ये नहीं समझेंगे कि सेंट्रल और यूनियन को अलग अलग चीज़ है, दोनों एक ही है. कॉन्स्टिट्यूशन जिस समय इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के लिए 1950 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आ गया, उस समय हमारे देश के अंदर दो लेवल ही गवर्नमेंट की हुआ करती थी. देयर वर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनियन एंड स्टेट. बट अकॉर्डिंग टू टाइम नीड ऑफ अनदर लेवल वाज रियलाइज्ड. बच्चों, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि पावर को शेयर करना डेमोक्रेसी का स्पिरिट है. पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको कंसंट्रेट नहीं करना, उसको डिसेंट्रलाइज करना. कल ही मैंने पढ़ाया आपको कि सत्ता का एक जगह एकीकरण नहीं, एकीकृत नहीं, इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, उसका डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए. उसको डिस्पर्स करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको बांटना है, शेयर करना. अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो ये सक्सेसफुल है डेमोक्रेसी के लिए. और अगर पावर को हम सक्सेसफुली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते तो प्रॉब्लम नहीं होता. तो इंडिया के अंदर इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि लोकल लेवल की गवर्नमेंट की ज़रूरत है, because local people knows better about their problem and concerns. They can sort out at the local level, village level, panchayat level, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, at their gram sabha, they can sort out, they can tackle very well. That is why there was need of our, समय की मांग थी वो. तो people of our nation realized that it is the need of time
That is why a new constitutional amendment was brought in 1992. That was the 73rd amendment. मैंने पढ़ा दिया आपको पहले इसके बारे में. और लोकल लेवल आया, पंचायती राज सरकार है 73rd के थ्रू, और 74th अमेंडमेंट के थ्रू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है? मेयर. कल ही बताया आप लोगों को. पंचायती राज सरकार के बारे में आपको मालूम है, इसको फंड भी दिया जाता है. 1/3 सीट वीमेन के लिए रिजर्व भी है. इसमें पंचायती राज सरकार के चुनाव के अंदर फेडरलिज्म की एक खास बात ये भी है कि 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है चुनाव लड़ने के लिए. वीमेन कैन टेक पार्ट इन द प्रोसेस, दे कैन फाइट इलेक्शन, दे कैन कंटेस्ट इलेक्शन. 1/3 सीट्स आर रिजर्व. स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड फंड्स टू दी पंचायती राज सरकार. पंचायत लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट के लिए. कल मैंने पढ़ाया था 1/3 सीट जो है रिजर्व है. किसके लिए रिजर्व है? वीमेन के लिए. ये इसका प्रोविज़न कहता है. हर एक 5 साल पर क्या होता है? पंचायत चुनाव होता है ना. इलेक्शंस हेल्ड एट एवरी 5 years. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन. तो ये सभी अच्छी बातें हैं इसको लेकर के, इसलिए मैंने बताया. चलिए, अब इंडिया में फेडरलिज्म कैसे और इसको कैसे एंजॉय किया जाता है, अलग अलग लेवल के अपने पावर को एंजॉय करते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं. तो लेट्स मूव ऑन. ईच टायर ऑफ फेडरेशन एंजॉय सेपरेट जुडिस्डिक्शन. स्टूडेंट माइंड इट हियर. जुडिस्डिक्शन मीन्स होता है अधिकार क्षेत्र, एरिया. किसी के मैटर में इंटरप्ट नहीं करना है. इंडिया के फेडरलिज्म के अंदर यही बातें बताई गई है कि देयर इज नो एनी इंटरप्शन. Each level of government has separate jurisdiction and they enjoy their powers. Okay? The constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers. हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कानून बनाने का जो अधिकार है, अलग अलग विषयों पर कानून बनाने का अधिकार अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दिया गया, जिससे कि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो. जैसे कि डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल है, सेंट्रल लेवल है, लोकल लेवल. तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है क्योंकि कोई दूसरे के जुरिस्डिक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा. तो आइए बात करते हैं एक एक करके. यूनियन लिस्ट, इट इंक्लूड्स मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं, देश के जो समस्याएं हैं, देश के जो सामने कोई भी इशू है, उसको लेकर के कानून बनाने का अधिकार. लेजिस्लेटिव पावर्स किसके पास? यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन लिस्ट में आपको मालूम होगा कि 97 सब्जेक्ट्स हैं. यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स है और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास है, जिसमें डिफेंस, रेलवे, करेंसी, फॉरेन पॉलिसी वगैरह वगैरह आ जाता. इसके अलावा स्टेट लिस्ट, कॉमन सब्जेक्ट्स एज स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन. राज्य सरकार जो है, राज्य की जो विधानसभाएं हैं, उसके पास कानून बनाने का अधिकार है इस पर. इसमें 66 सब्जेक्ट्स हैं. स्टेट गवर्नमेंट इस पर लॉ मेक कर सकती है. लॉ मेकिंग बॉडी उसका जहाँ है वो 66 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है. दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट. दे विल थिंक अबाउट दैट. अनदर थिंग इज दैट some of the matters which is common for both the level of government, central and state, such as common interests, concurrent list में समवर्ती सूची, to both the union and state, such as education, marriage, adoption and succession, trade, union, forest. ये सभी कुछ ऐसे विषय हैं, ऐसे मामले हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट और सेंट्रल यूनियन दोनों को है. Both the level of government, union as well as state can make laws on the subject mentioned in the list. स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके कंकरेंट लिस्ट पर कानून बना सकते हैं. फिर से बताऊं कि कंकरेंट लिस्ट में किसी किसी बुक में 47 सब्जेक्ट्स दिया हुआ है, कहीं कहीं मेंशन है 52. तो डोंट बी कंफ्यूज. दिस वन इज राइट, 47 इन क्लास 8
you will find out different data. So we will sort out what is the difference between these two. कंकरेंट लिस्ट पर कानून बनाने का पावर किसके पास है? स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास है. एडुकेशन पर लॉ कौन बनाएगा? मैरिज के विषय मुद्दे पर कानून कौन बनाएगा? ट्रेड यूनियन है, एडॉप्शन सक्सेशन है, फॉरेस्ट है. सेंट्रल भी बनाएगा, स्टेट भी बनाएगा, क्योंकि दोनों के पास पावर है लॉ बनाने का. इसमें क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, नो बडी कैन इंटरफेयर. उसके बाद फिर है कुछ ऐसे भी मामले कभी कभी देखे गए हैं कि कभी कभी कन्फ्लिक्ट आ जाता है दोनों में, सेंट्रल और स्टेट में. इफ़ कन्फ्लिक्ट अराइजेस देन यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल. स्टेट और सेंट्रल में अगर मान लीजिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है तो ऐसी स्थिति में किसका कानून मान्य होगा? यूनियन गवर्नमेंट, द अपर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, द टॉप लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उसके द्वारा बनाया गया कानून राज्यों में लागू होगा. राज्य सरकारों को इसका कानून मानना पड़ेगा. दे कैन नॉट निगेट बिकॉज दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. ओके, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हमारे देश के अंदर है जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया था, क्योंकि जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय ये विषय नहीं थे. क्लियरली आई विल टेल यू दैट जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ उस समय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टॉपिक ही नहीं था. दैट इज़ वाई देर वॉज नो नीड टू पुट दिस वन. अकॉर्डिंग टू टाइम देर वॉज रियलाइज, people of our nation realize the advantage or the importance of these two. तो रिसीव्ड सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का पावर यूनियन गवर्नमेंट को ही है, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ जाता. तो आज का जो मेरा लेक्चर था ये पूरा इट्स ऑल अबाउट व्हाट, इट्स ऑल अबाउट हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया and what are the different legislative powers at the different level of government, that is central, state and local. State list, concurrent list, residuary list, what are the different subjects and topics, who can legislate, who can make laws over these topics. So I hope that you must have got it well, and as a homework you will make notes by the help of this video. You will pause whenever you will feel you need to understand or write down something. You can pause the video and note it down in your notebook. And I hope that you are enjoying this class a lot. Tomorrow once again we'll back. Okay, thank you very much.